डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है ये है आपका लेक्चर मैकेनिज्म ऑफ आर्क वेल्डिंग के ऊपर। तो इसके पहले जो लेक्चर था वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के ऊपर था। ये वाला जो लेक्चर है ये आपका आर्क वेल्डिंग के ऊपर है। तो बेसिकली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये आर्क वेल्डिंग क्या चीज़ होती है और इसको आर्क वेल्डिंग हम क्यों कहते हैं और आर्क हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो ये मेरा लेक्चर का कंटेंट होगा आज का कि आर्क वेल्डिंग के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो देखिए, ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में ये आपका मेटल 1 है और ये आपका मेटल 2 है। इन दोनों को आप ज्वाइंट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका वेल्डिंग मटेरियल जो है आपको जो ज्वाइंट किया है आपने, ये है आपका इलेक्ट्रोड, जिसके हेल्प से आप जो है वेल्डिंग करते हो। ये शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आज हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। तो आर्क वेल्डिंग यूजेज एन इलेक्ट्रिक फेनोमेना कॉल्ड आर्क डिस्चार्ज। मतलब आर्क डिस्चार्ज का एक फेनोमेना है, उसको यूज करके हम जो है आर्क वेल्डिंग हम करते हैं। तो एन आर्क डिस्चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फेनोमेना ऑफ ए गैस एंड रिफर्स टू द करंट रिलीज इन द एयर। ध्यान दीजिए, करंट रिलीज इन द एयर की बात बोल रहा है। मतलब ये कि एयर, मतलब कुछ ऐसा इसमें होगा कि आपका जो एयर पार्टिकल्स या एयर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है मीडियम में, ये वाला जो मीडियम है ये आयोनाइज होगा, ठीक है। ये आयोनाइज होगा और उस आयोनाइजेशन की वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बादल से बिजली गिरती है। तो जैसे बादल हुए है ना, तो बादल क्या होता है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और आपका जो अर्थ है इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जब इनका पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ से एयर मॉलिक्यूल्स जो है, यहाँ से एयर मॉलिक्यूल डिस्चार्ज होता है, मतलब डिस्चार्ज होना शुरू होता है और ऐसे करके ये ऐसे ट्रैवल करके यहाँ पहुँचता है। तो सेम समझिए, इसी फिनोमेना को छोटे स्तर पे, छोटे लेवल पे हमने यहाँ पे करना चाहा है। when two voltage when the voltage applied to two स्पेशियली सेपरेटेड इलेक्ट्रोड्स। अब ये स्पेशियली सेपरेटेड इलेक्ट्रोड्स में स्पेशली वर्ड में बहुत लोगों को दिक्कत है कि स्पेशली क्या है। एक्चुअली क्या है कि ये मैंने इसलिए यूज़ किया यहाँ पे क्योंकि आप जब वेल्डिंग करोगे तो आपका दो सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, आपका दो सरफेस जो है वो वर्टिकल भी हो सकता है और आपका जो दो सरफेस है वो यूं भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दो सरफेस या तो हॉरिजॉन्टली होगा तभी हम वेल्डिंग करेंगे, वर्टिकल होगा तभी करेंगे, या फिर ये होगा तभी करेंगे। तो मतलब स्पेशियली सेपरेटेड मतलब स्पेस में, मतलब जो सतह है जो हवा में है वो सेपरेटेड है, कैसे भी सेपरेटेड है, आपको उसको करना है वेल्डिंग, ठीक है। तो व्हेन द वोल्टेज अप्लाई टू टू स्पेशली सेपरेटेड इलेक्ट्रोड्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। अब ध्यान दीजिए, अब आ रहा है कि जब वोल्टेज जो है जिन दोनों मेटल को आप वेल्डिंग करने वाले हो तो जब आप उस वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, जब अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, द इंसुलेशन ब्रेक्स एंड द करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। द एमिटिंग ब्राइट लाइट एंड द हाई हीट एट द सेम टाइम। अब इसमें बोलोगे से इलेक्ट्रोड कौन कौन सा है। एक्चुअली क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है। ध्यान दीजिए, दो इलेक्ट्रोड है। लेकिन आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोड तो एक ही है जो हम ऊपर से लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन इलेक्ट्रोड दो है। क्यों? करंट फ्लो होने के लिए आपको दो चार्ज, दो तरह का चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जिसको आपको मतलब जिस मेटल को वेल्ड करना है, ध्यान, जिस मेटल को वेल्ड करना है, हम्म, उसको आप बनाओगे नेगेटिव, तो ये है आपका नेगेटिव, ठीक है। और जिससे वेल्ड कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रोड आपका है पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रोड हो गया आपका मेटल और दूसरा हो गया आपका जो इलेक्ट्रोड जिसके हेल्प से आप वेल्डिंग कर रहे हो, ठीक है। तो वही लिखा है। तो व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड टू टू स्पेशली सेपरेटेड इलेक्ट्रोड्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज, द एयर इंसुलेशन ब्रेक्स एंड द करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एमिटिंग ब्राइट लाइट एंड द हाई हीट एट द सेम टाइम। अब ये आपका इलेक्ट्रोड है, मैं इसको एक बार फिर से बना देता हूँ।
जैसे ये है आपका ये इलेक्ट्रोड है आपका, एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड हो गया। अब स्पेशली सेपरेटेड मतलब ये दोनों सेपरेशन हो गया, है ना, ये दोनों सेपरेशन हो गया आपका ऐसे। तो अब चूंकि क्या है कि इसका वही मैंने ये डायग्राम जो बनाया था, इसमें क्या कोई ओरिएंटेशन तो फिक्स है नहीं इसका, तो इसीलिए हम इसको स्पेस में सेपरेटेड की बात हम बोलते हैं। तो जब आप अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन, ये वाला जो अप्लाइड वोल्टेज है, जब आप इसको बढ़ाओगे तो क्या होता है कि ये जो एयर पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट हैं ये आयोनाइज हो जाते हैं, और आयोनाइजेशन होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ है। द जनरेटेड आर्क शिप लाइट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक आर्क, और सिंपली आर्क भी कह सकते हैं। आर्क वेल्डिंग इज वेल्डिंग यूजिंग द हीट ऑफ एन आर्क एज ए सोर्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो आर्क का जो हीट है उसको हम एज ए हीट सोर्स यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में। इन आर्क वेल्डिंग पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड। देखिए यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोड है ये आपका पॉजिटिव वेल्डिंग रॉड या वायर जो आप कह लीजिए, एंड द नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द बेस मटेरियल। ये है आपका बेस मटेरियल। तो नॉर्मली हम इसको नेगेटिव बनाते हैं और इसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे एक दो केस और है। दिस मेक्स एन आर्क ऑकर फ्रॉम बेस मटेरियल टू द इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये डायग्राम जब आएगा आर्क वेल्डिंग का, तो ये डायग्राम आप एग्जाम में बना लीजिएगा। ठीक है, तो जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं दो इलेक्ट्रोड के बीच में और उस वोल्टेज को जब आप बढ़ाते हैं, सिंपल सी बात है, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो आपके आयोनाइज कर जाएंगे, और वो जब आयोनाइज करेंगे तो आर्क प्रोड्यूस होगा। यही फिनोमेना है आपका। अब फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्क। देखिए जो मैं आपसे बोल रहा था, ये देखिए ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आपका है ये आपका इलेक्ट्रोड है, जिसको आप बोल सकते हैं वेल्डिंग रॉड। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये है आपका वेल्डिंग रॉड। ठीक है, और ये है मेटल सरफेस जिसको आपको वेल्डिंग करनी है, तो ये नेगेटिव है। ये डीसी पावर सप्लाई है, और ये देखिए कैसे आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ ऊपर और यहाँ से पॉजिटिव नीचे आना शुरू हो गया, तो यही आर्क होता है आपका। An electric arc is formed whenever electric current is passed between two metallic rods which are separated by a short distance from each other। है ना, जब आप इसे शॉर्ट डिस्टेंस पर रखेंगे तो इनके बीच में, मतलब ये हवा में हो रहा है, ये हवा में हो रहा है, आर्क बन रहा है। द आर्क इज स्टार्टेड बाय मोमेंटली टचिंग द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिव मेटल एंड देन विड्रॉइंग इट अबाउट 3 to 6 mm फ्रॉम द प्लेट। ध्यान दीजिएगा, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो वेल्डिंग करने वाला वेल्डर होता है वो क्या करता है, पहले जहाँ पे वेल्डिंग करना है उसको पहले से टच करता है, एक बार टच करके स्पार्किंग हुई, उसके बाद क्या करता है, थोड़ा सा 3 या 6 mm के दूरी पर उसको छोड़ देता है। तो एक बार आपको टच करना है, समझ गए, एक बार आपको उसको टच करना है जिसको वेल्ड करना है। तो जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है, ये मेटेलिक सरफेस है, इसको हमें वेल्डिंग करनी है, और ये मेरा इलेक्ट्रोड है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हल्का सा, जब वेल्डिंग करना होगा तो एक बार इसे टच करके फिर टच करेंगे, फिर थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। तो वही इसमें लिखा है कि द आर्क इज स्टार्टेड मोमेंट। पहले क्या करेंगे, यहाँ ऐसे करके स्पार्किंग पैदा किया हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा करके, उसके बाद 3 से 6 mm की दूरी पर हम उसको ऐसे करके फिर उठा लेते हैं। तो जो डिस्टेंस इतना कम होता है तो हमें वो आर्क में वो डिस्टेंस छुप जाता है, इसलिए हमें लगता है कि कॉन्टैक्ट में, जो कॉन्टैक्ट में नहीं होते वो, तो स्टार्टिंग में होगा, फिर आप उसको हटा लो। व्हेन इलेक्ट्रोड फर्स्ट टचेज द प्लेट द लार्ज शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोज एंड व्हेन इट इज ड्रॉन फ्रॉम द प्लेट द करंट कंटिन्यूज टू द फ्लो। मतलब एक बार जब आर्क प्रोड्यूस हो गया तो फिर वो करंट का फ्लो कॉन्टिन्यूस होता ही रहता है। वही आपका जो आर्क है, वही आर्क उसको मेल्ट करता रहता है। ड्यू टू दिस स्पार्क और डिस्चार्ज द एयर इन द गैप बिकम्स आयोनाइज। अब चूंकि इतना तेजी से स्पार्किंग होता है कि जो एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स हैं बीच में, वो आयोनाइज हो जाते हैं, और वो आयोनाइज होने की वजह से क्या होता है कि अब चार्ज फ्लो शुरू हो जाता है। तो इट इज स्प्लिट इनटू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कौन सा, इलेक्ट्रोड से चला हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कौन सा, जो मेटल सरफेस से चला हुआ है। ड्यू टू दिस एयर बिकम्स कंडक्टिंग एंड द करंट इज एबल टू फ्लो अक्रॉस द गैप इन द फॉर्म ऑफ आर्क। अब क्या होता है, इस वजह से क्या होता है कि आपका एयर जो है वो कंडक्टिंग हो जाता है, और करंट जो है अब वो फ्लो करना शुरू कर जाता है आपका आर्क बन करके। द आर्क कंसिस्ट ऑफ लाइटर इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, है ना, कैथोड टू एनोड। यहाँ पे कैथोड आपका मेटल सरफेस है
और ये एनोड जो है आपका वेल्डिंग रॉड है। एंड हेवियर पॉजिटिव आयंस विच फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो होगा कैसे, मेटल से रॉड की तरफ सॉरी, और जो पॉजिटिव आयन का फ्लो होगा वो होगा रॉड से मेटल की तरफ, यही लिखा है इसमें। तो इंटेंस हीट इज जनरेटेड व्हेन हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द एनोड, जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है एनोड के ऊपर तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। हीट जनरेटेड एट द कैथोड इज मच लेस देन बिकॉज ऑफ द लो वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव आयन। अब क्या है कि जिस आयन का वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो अब चूंकि जो पॉजिटिव आयंस जो आ रहा है आपका इलेक्ट्रोड से उसका वेलोसिटी बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से हीट जनरेशन बहुत कम होता है। ठीक है, और जो आपका एनोड टकराता है, जो इलेक्ट्रॉन जो है आपका, मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के जो रॉड की तरफ जा रहा है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इट इज़ फाउंड दैट नियरली 2/3 ऑफ द हीट इज डेवलप्ड एट द एनोड। जाहिर सी बात है, जो पॉइंट नंबर ऊपर लिखा हुआ था ये वही बात है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इतना तेज़ी के साथ इलेक्ट्रोड की तरफ होगा उतना ज़्यादा हीट इस टिप के ऊपर प्रोड्यूस होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अब ये जो टिप मेरा इलेक्ट्रोड है इसमें जो इससे जो आयन बाहर निकल रहा है वो उसका वेलोसिटी कम है, तो इसके ऊपर जो हीट पैदा होगा वो कम होगा। इसका मतलब मैक्सिमम हीट आपका इलेक्ट्रोड के ऊपर, इसके ऊपर आएगा, एनोड के ऊपर। या फिर ये कहिए कि जो भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जो भी, अभी हम आगे देखेंगे, हम ये एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको जो है केवल आप मेटल को ही नेगेटिव कर सकते हो, मेटल को आप पॉजिटिव भी कर सकते हो, लेकिन जनरली हम मेटल को नेगेटिव करते हैं, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव करते हैं, रॉड को। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अब सबसे ज़्यादा हीट आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये रॉड के टिप के ऊपर, और कम आपका यहाँ सरफेस पर होगा। It is found that nearly 2/3 of the heat is developed at the anode, where temperature rises to a value of 3500 to 400 डिग्री सेल्सियस। The remaining 1/3 of the heat is developed near the cathode, मतलब मेटल पे हीट कम होगा, रॉड पे ज़्यादा होगा। ये चीज़ है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा ना कि जैसे जब आप वेल्डिंग करते हो, अच्छा एक चीज़ और, जब आप वेल्डिंग करते हो तो वेल्डिंग रॉड क्यों पिघलता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है ना, कि जब आप वेल्डिंग करते हो तो ध्यान देने वाली बात है कि वेल्डिंग रॉड क्यों पिघल जाता है आपका, मेटल क्यों नहीं पिघलता। इसका वजह यही है, इसका वजह यही है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोड के, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो इतना ज़्यादा होता है कि ये ज़्यादा मेल्ट करता है ना, और ये ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए यही पिघल करके फिर लगता है वेल्डिंग पर। ठीक है, और 1/3 जो है वो आपका कैथोड के ऊपर जमा होता है, जो मेटल प्लेट के ऊपर है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम ऐसा नहीं कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ पॉजिटिव सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू द बेस मेटल, अगर आप पॉजिटिव जो है, अगर आप उल्टा कर दोगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो मेटल है वो नेगेटिव है और जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव है ना। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, यानी कि अब आप क्या करने वाले हो, जो रॉड है उसको नेगेटिव करोगे और जो मेटल है उसको पॉजिटिव करोगे। ठीक है, तो इफ पॉजिटिव सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू द मेटल बेस विच इज नॉर्मली ग्राउंडेड, देखिए लिखा है विच इज नॉर्मली ग्राउंडेड, penetration will be greater due to more heat and at the same time electrode will burn always slowly since it is connected to negative end of the supply। मैंने यही आपको बोला था कि जो पॉजिटिव होगा वो जो है वो ज़्यादा जल्दी गलेगा या ज़्यादा गलेगा, जो नेगेटिव होगा कम गलेगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, जब आप ये बोलोगे सर, जब आप ये कह रहे हो कि मेटल को हम हमेशा नेगेटिव रखते हैं, इलेक्ट्रोड को हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो फिर ये वाला केस हम कहाँ यूज़ करेंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि भाई तुमने ये गलत वेल्डिंग कर दी है, इसको हटाओ, तो आप क्या करोगे, उसको तोड़ोगे तो नहीं, वेल्डिंग टूट नहीं सकता। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, समझ गए। अब आप जहाँ वेल्डिंग आपने पहले करके उसको नेगेटिव बना रखा था, अब पॉजिटिव टर्मिनल उसको बना दोगे, और ये रॉड, ये जो इलेक्ट्रोड रॉड है इसको अब आप नेगेटिव करोगे, और जब उसके बाद जब आप उस पर करोगे तो वो डीवेल्ड हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो दिस इज, यू कैन यूज दिस प्रोसेस टू
फॉर द डी वेल्डिंग पर्पज़, मतलब डिटैच करने के लिए। समझ गए कॉन्सेप्ट? समझिए, नॉर्मली तो हम वेल्डिंग ही करते हैं, तभी हमने लिखा है कि नॉर्मली हम निगेटिव बनाते ही है मेटल प्लेट को, पॉजिटिव बनाते हैं इलेक्ट्रोड को। लेकिन जब अगर हमें कोई चीज़ डीवेल्ड करना हो तो उसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो नहीं हथौड़ी से, तो हम क्या करेंगे? मेटल प्लेट को पॉजिटिव कर दीजिए, इलेक्ट्रोड को निगेटिव कर दीजिए। तो जब आप उसको करेंगे तो जो मेटल प्लेट है आपका, अब ये ज़्यादा गर्म होगा। अब क्या ज़्यादा गर्म होगा तो जो भी यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है आपका वेल्डिंग मटेरियल, वो पिघल के हट जाएगा और ये दोनों जो है डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका। इफ सप्लाई कनेक्शंस आर रिवर्स, द पेनिट्रेशन ऑफ द हीट जोन इन द बेस मेटल विल बी कंप्लीटली लेस एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोड विल बर्न फास्ट। अब वही कह रहा है कि अब सब रहा कनेक्शन के ऊपर खेल है, तो कनेक्शन जैसा आप चेंज करेंगे वैसा आपका मेल्टिंग और बर्निंग होगा। AC supply produces a penetration depth that is nearly halfway between the achieved by DC positive ground and the negative ground। ठीक है, तो अब AC का जो सप्लाई है उसका पेनिट्रेशन डेप्थ जो है हाफ होता है अचीव्ड बाय द DC पॉजिटिव ग्राउंड और द नेगेटिव ग्राउंड, या फिर आप ये कह सकते हैं DC पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। ग्राउंड अगर वर्ड यूज करने में ये हो रहा है तो टर्मिनल वर्ड यूज कर लीजिए। दिस फैक्ट कैन बी यूज फॉर ऑप्टेनिंग डिजायर्ड पेनिट्रेशन ऑफ द बेस ड्यूरिंग द वेल्डिंग। अब मैंने आपसे कहा था कि जैसा आपका वेल्डिंग होगा आप जो है आप वैसा अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको उतना पेनिट्रेशन नहीं चाहिए, नॉर्मल वेल्डिंग करनी है तो AC कर लीजिए, अगर आपको पेनिट्रेशन करके करना है तो फिर आप DC यूज़ कर लीजिए। द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्राइकिंग द आर्क इज हायर दैट नीडेड टू फॉर मेंटेनिंग इट। इसको समझिए, जब एक बार आपका आर्क बन गया उसके बाद आपको उतना वोल्टेज नहीं चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। अब आप बोलो क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपका आर्क अगर नहीं अच्छा बनेगा तो वो जो एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसको वो आयोनाइज नहीं कर पाएगा, इसीलिए स्टार्टिंग में वोल्टेज ज़्यादा चाहिए ताकि स्पार्किंग हो, और जितना तेज स्पार्किंग होगा उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा एयर मॉलिक्यूल्स का, एयर पार्टिकल्स का, और तभी आपका जो है आर्क बनता रहेगा। तो इसीलिए लिखा है कि द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्राइकिंग द आर्क इज हायर देन द नीडेड टू मेंटेनिंग। अब एक बार आर्क बन गया तो उसके बाद वोल्टेज रिक्वायरमेंट कम होता है। द करंट इंक्रीजेज एज द वोल्टेज इंक्रीजेज। अब क्या है कि अब आप जब वोल्टेज डिक्रीज करोगे अब करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बार आर्क अगर आपका बन गया तो फिर उसके बाद आपका करंट बढ़ेगा और वोल्टेज जो घटना शुरू होगा। यही ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है, देख रहे हैं? जब वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम है, वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा है। अब आप बोलो सर ये 1 2 3 क्या है? ये 1 2 3 दिखाया गया है, तीन कंडीशंस दिखाए गए हैं, और ये तीनों कंडीशन जो है उसमें दिखाया गया है कि इंक्रीजिंग द गैप लेंथ, अगर आप गैप लेंथ इंक्रीज करते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है करंट और वोल्टेज के ऊपर। तो पहले वाले में गैप लेंथ कम है, उससे ज़्यादा 2 में है, उससे ज़्यादा 3 में है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में अगर आएगा, अगर आपका आर्क कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए फॉर्मेशन ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्क, तो आप ये डायग्राम बना दीजिएगा, ये सारे पॉइंट लिखिएगा और ये बिल्कुल ज़रूर से बनाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो ये था लेक्चर आपका आर्क वेल्डिंग के ऊपर, मतलब हम वेल्डिंग जो है आर्क मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।